Students, today we are going to start our next topic, that is insurance. In our previous lecture we had done what is the meaning of service sectors and what are the different types of services provided by the service sector. First one is a banking and second one is an insurance. Insurance. What is an insurance? It is a contract between the insurer and insured in which insurer agree to make good the loss of insured on happening of an event, consideration ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम. इंश्योरेंस क्या होती है? जब दो पर्सनस एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जिसमें एक पर्सन होता है इंश्योरर और दूसरा पर्सन होता है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड पर्सन वो है जिसने इंश्योरेंस करवाई है और इंश्योरर वो है जिस कंपनी के थ्रू उसने इंश्योरेंस करवाई है. सपोज मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई? इंश्योरर. और मैं जिसने अपनी इंश्योरेंस कराई है वो क्या हो गया? इंश्योर्ड. देन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अब इसमें बात की गई है कौन से लॉस की भरपाई की जाती है इसमें? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. किसी इवेंट के होने के जिससे हमारे बिजनेस को या हमारे गुड्स को नुकसान होता है उस इवेंट के होने का इंतज़ार किया जाता है इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट. और चौथी बात उसमें की गई है कि क्यों इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को पेमेंट करता है या उसको इंश्योर करता है, क्योंकि वो उसे उस चीज़ के लिए रेगुलर पेमेंट देता है और उस पेमेंट को कहा जाता है प्रीमियम. फॉर एग्जांपल कि हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस केस में क्या है, हम जो कि इंश्योर्ड हैं, इंश्योरर को जो कि कंपनी है, कंपनी को एक अमाउंट, एक प्रीमियम, एक पैसे देते हैं जिसे हम प्रीमियम कहते हैं. क्यों पैसे देते हैं? ताकि कल को हमारी बिजनेस में या हमें या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या किसी भी पर्पज़ में कोई किसी भी तरह का लॉस होने के चांसेस होते हैं या लॉस होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो लॉस है उसे कवर अप करती है. सो ये जो टर्म है ये हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस का. वरना पीवीएस में ऐड भी देख सकते हैं. कार इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है. तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी लॉस है वो कस्टमर को, इंश्योर्ड को उसका लॉस जो है ज़्यादा नुकसान ना हो और इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर अप कर जाती है ताकि उसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो. नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? इंश्योरेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द इंश्योर्ड पर्सन. जो इंश्योरर है या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है या जिसके थ्रू हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो क्या क्या सर्विसेज इंश्योर्ड पर्सन को देते हैं. सब नंबर फर्स्ट इज़ अ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन क्या है? अगर सपोज कि कार एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसकी प्रोटेक्शन क्या होती है कि कार का जितना भी लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर अप कर लेती है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ ऑनर को कार के एक्सीडेंट का लॉस नहीं भुगतना पड़ता बल्कि इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है. जितनी भी अमाउंट की उसने इंश्योरेंस करवाई है उतना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर अप कर देती है. कम्पिटिटिवनेस क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं कई बार, तो उस केस में मैक्सिमम जो लॉस है वो हमारा कंपीट हो जाता है, कवर अप हो जाता है और हमें जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट इज़ अ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन में क्या आ जाता है कि हमें किस तरह की इंश्योरेंस चाहिए हम उसकी कैटेगरी के बेसिस पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं. अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो हम हेल्थ इंश्योरेंस वाली साइड पे जाते हैं. अगर हमें मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, कार इंश्योरेंस चाहिए या फिर अपने गुड्स की इंश्योरेंस चाहिए तो हम मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी टाइप के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी लाइफ की उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. जो हमारे पास पैसे हैं जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे तो उस कैपिटल को हम बेटरली अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिसका हमें इन फ्यूचर में बेनिफिट ही मिलेगा. प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड. जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो ये पैसे लोगों को पैसे दे देते हैं. लोग उन्हें प्रीमियम के रूप में पैसा देते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसे किसी न किसी कंपनी में, चाहे वो फॉरेन कंपनी है चाहे वो इंडियन कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर देती है. अब फॉरेन ट्रेड को इसमें बात की गई है, प्रमोट करते हैं. फॉरेन ट्रेड को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि फॉरेन कंपनी से उन्हें रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है. इस वजह से वो फॉरेन ट्रेड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जब भी पैसे लोगों को चाहिए होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन को चाहिए होते हैं, तो वहाँ से पैसे निकाल के उस पर्सन को दे देते हैं. नेक्स्ट इज़ अ क्रेडिट फैसिलिटी. ये लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं
फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई है किसी पर्सन को, इंश्योर्ड पर्सन को, तो वो मेडिकल आजकल तो वैसे भी चल रहा है, कैशलेस पॉलिसीज़ हो रही हैं, तो पर्सन जो है बिना किसी अमाउंट को पे किए अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और मतलब पर्सन को खुद से पॉकेट से पैसे जो है वो खर्च नहीं करने पड़ते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। सपोज़ हम किसी की लाइफ इंश्योर करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर पर्सन की सपोज वो जितनी भी लाइफ सपोज 84 ईयर्स तक की हमने किसी की इंश्योरेंस करवाई है, 85 ईयर्स तक की। अब हमें भी पता है कि 85 ईयर्स किसी की आजकल एज होती नहीं है, बहुत कम लोगों के जो हैं वो 85 ईयर्स तक पहुंच पाते हैं, तो हम उनकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी कोई मिस हैपनिंग होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को उतने पैसे जो हैं 25 लाख या 50 लाख जितने की भी हमने इंश्योरेंस करवाई है उतने पैसे जो है वो रिफ़ंड हो जाते हैं। इकट्ठी इतनी अमाउंट मिल जाती है जिससे कैपिटल उस पर्सन की फैमिली के लिए कैपिटल फॉर्मुलेट हो जाती है। सोशल वेलफेयर, सपोज अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो मुझे उसके लिए किसी भी तरह से पैसे थर्ड पर्सन को नहीं देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी उसको थर्ड पर्सन को पैसे देगी, बेशक वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ है। तो इससे सोसाइटी का भी वेलफेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फेथ ट्रस्ट पे बेस्ड है। अब कहा जाता है द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। है कि पर्सन को कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से हाइड नहीं करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ भी इंश्योर्ड पर्सन से हाइड नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हर एक फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए, तभी जो है इंश्योरेंस का हमें अच्छे से बेनिफिट होगा। इफ़ द इंश्योर्ड हाइड एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड लेटर ऑन इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे कंपनसेशन। अगर किसी भी तरह की बात इंश्योरेंस कंपनी वालों से छुपाई जाती है और कल को उसी के बिहाफ पे हम उनसे कंपनसेशन लेने की कोशिश करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाता है तो हमें कंपनसेशन नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने आज न्यू कार ली है और मेरी इसकी इंश्योरेंस कर दो, पर वो जो कार है वो मैंने न्यू नहीं ली होती, मैंने सेकेंड हैंड ली होती है और उसका पहले से एक्सीडेंट होया होता है। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को अगर बाद में इस बात का पता लगेगा कि मैंने सेकेंड हैंड कार की इंश्योरेंस करवाई है न्यू कार कह के, तो अगर बाद में भी एक्सीडेंट हुआ हो तो उसका इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेशन नहीं देगी। सो हमें जितना भी है सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है एटमोस्ट गुड फेथ पे डिपेंडेंट है। इसकी मैं एग्जांपल एक करवाती हूँ। इफ़ अ पर्सन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज़ अ हार्ट पेशेंट एंड लेटर ऑन if the insured dies of a heart attack, then the insurance company can refuse to pay the compensation because the material fact was hidden by the insured। कह रहे कि एक पर्सन ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है पर उसने ये नहीं बताया कि वो हार्ट पेशेंट है। ठीक है, जिस दिन लाइफ इंश्योरेंस करवाई है उस टाइम पे वो हार्ट पेशेंट था, पर उसने कंपनी को नहीं बताया और उसकी डेथ हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो उस केस में उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंश्योरेंस करवाने से पहले ही हार्ट का पेशेंट था और उसने ये बात छुपाई हुई थी। तो इस केस में ये जो है अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, तो इस केस में इन्हें जो ये बेनिफिट है कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। कि हम जिस भी प्रोडक्ट की या जिस भी पर्सन की इंश्योरेंस करवा रहे हैं हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मैं अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अपनी चीज़ों की, अपने घर की, अपने बिजनेस की, अपने सामान की इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अपनी इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। पर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे बैठे दिल्ली में कोई XYZ पर्सन है जिसका मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, मैं उसकी इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, उसकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, तो ये भी गलत है। इस केस में भी अगर कल को कोई लॉस होता है उस पर्सन को या उस प्रॉपर्टी को, तो उसका रिफ़ंड या उसका कंपनसेशन मुझे नहीं मिलेगा, उसका कंपनसेशन उसकी फैमिली को या उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उस पर कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है।
Third one is a principle of indemnity. According to this principle, insurance is not a contract of making profit. इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस. इंश्योरेंस करवाना कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रॉफिट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे इंश्योरेंस करवा के, बल्कि इंश्योरेंस करवाने का मोटिव ये होता है कि जितना हमें लॉस हुआ है उससे हमारे बिज़नेस को या हमारी चीज़ों को कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, हम वही पहली कंडीशन में पहले पहुंच जाएं. अगर सपोज कि मैंने कोई काम कर रही हूँ, उसमें मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतने ही पैसे रिफ़ंड करेगी. जैसे 2 और 3 लाख का नुकसान हुआ है, 2.5 लाख 2.25 लाख मुझे रिफ़ंड कर देगी, ताकि मैं अपना बिज़नेस सेम लेवल से स्टार्ट कर सकूं. बल्कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख रुपए दे रही है. ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि अपनी सेम पोजीशन पे वापस पहुंचना. नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन is the principle of indemnity. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurers will contribute the amount of the loss and compensate him for the actual amount of loss. कह रही कि अगर एक पर्सन ने एक चीज़ की इंश्योरेंस, सपोज मैंने अपनी मोबाइल की इंश्योरेंस 3 कंपनीज से करवाई हुई है. मेरा मोबाइल है 50,000 का, मैंने इसकी 3 कंपनीज से इंश्योरेंस करवाई हुई है, और जब मेरा मोबाइल गिर गया, ख़राब हो गया, तो मुझे तीनों कंपनीज 50,000 पे नहीं करेंगी, बल्कि तीनों कंपनीज जो है इसे डिवाइड कर लेंगी अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग, जितने की भी उन्होंने इंश्योरेंस करवाई है, और टोटलिटी में मुझे 50,000 रुपीज़ तीनों कंपनीज से मिलेंगे. मतलब ए कंपनी ने 20,000 दे दिया, सपोज बी कंपनी ने 15,000 दे दिया, और सी कंपनी ने भी 15,000 दे दिया. मतलब जितने की हमने उनसे इंश्योरेंस करवाई है, जितना भी उनका शेयर बनता है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे पूरे 50,000 करके दे देंगे. Next is the principle of subrogation. According to this principle, after paying the compensation, the insurer steps into the shoe of the insured. In other words, when the insured is compensated for the loss or damage the property insured by him, the right of ownership of such property passes to the insurer. क्या कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, या किसी भी तरह की कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो रहा है, तो उस केस में क्या है, जब इंश्योरेंस कंपनी उसे पे कर देती है, तो पे करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का उस प्रॉपर्टी पे हक अधिकार हो जाता है, उसकी ऑनरशिप जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है. दिस इज़ ऑल्सो अ कोलैबोरेटली टू प्रिंसिपल ऑफ indemnity, बिकॉज वंस द कंपनसेशन इज गिवन later on, if the insured realize some money by sale of damaged property that will bring profit for him, the insurance is not a contract of making profit. तो इसमें यही बात कही गई है कि जितना लॉस है उतना ही उसे पे किया जाएगा. कल को हम कहें कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट भी ले लिया, कंपनसेशन भी ले लिया, और हम प्रॉपर्टी सेल करके और बेनिफिट ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमने अगर इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट ले लिया, कंपनसेशन ले लिया, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को या उस पर्टिकुलर चीज़ को विदाउट इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट किए बिना सेल नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते. हमें जैसा है उसे वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉजा प्रॉक्सिमा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द कॉज और रीज़न फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब कॉज एंड और रीज़न, कारण. जो कारण है लॉस का वो भी उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए. इफ़ द लॉस इज़ ड्यू टू सम अदर कॉज, देन द इंश्योरर कैन डिने टू पे द कंपनसेशन. अब आपने OMG मूवी देखी होगी, ओ माई गॉड, उसमें बात की गई है, उसमें अगर आपने देखी हुई है तो उसमें भी ये एग्जाम्पल ली गई है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा के बारे में बात की गई है. कि इसमें छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है कि एक्ट ऑफ गॉड की तरफ से अगर कोई भी काम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पे नहीं करेगी. अब और कुछ ही कंडीशंस ये होती हैं कि अगर ऐसा ऐसा काम हुआ तो हम पे करेंगे, अगर ऐसा काम नहीं होता तो हम पे नहीं करेंगे.
तो उस केस में क्या है, अगर तो कॉज जो कारण है लॉस होने का, अगर वो गिवन कंडीशंस के अंडर है तो ही कंपनी पे करेगी। अगर गिवन कंडीशंस के अंडर वो कारण नहीं है तो कंपनी जो है कंपनसेशन पे करने के लिए भी मना कर सकती है। अगर सपोज़ कि मैंने कहा है कि अगर बाढ़ आने की वजह से अगर सपोज़ पानी से नुकसान हुआ है मेरे घर को, तो मैं पे करूँगी। पानी से नुकसान होना मतलब कि पाइपलाइन टूट गई है या बारिश का पानी आ गया है तो मैं नुकसान करूँगी। अगर कहो कि कल को बाढ़ आ जाती है या फिर मैंने जानबूझ के पानी गिरा के सामान ख़राब किया है तो उस केस में कंपनी भी पे नहीं करेगी। नेक्स्ट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy। कह रहे कि अब इसमें मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या है कि इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपने सामान का या अपने आप का उसी तरह ही ध्यान रखेगा जिस तरह वो पहले रखता था जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करवाई हुई थी। अगर सपोज उसने किसी भी तरह की केयरलेसनेस यूज़ की है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या उस इंश्योर्ड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसे जो कंपनसेशन है वो नहीं पे करेगी। अगर सपोज़ हम इसमें कार एक्सीडेंट की बात करते हैं कि इंश्योरेंस लेने से पहले वो पर्सन कार को बहुत संभाल के चलाता था, पर जब उसे पता लग गया हाँ मैंने इंश्योरेंस करवाई है, एक्सीडेंट होगा तो मुझे उसकी पेमेंट मिल जाएगी, कंपनसेशन मिल जाएगा, और वो जानबूझ के कभी दीवार को कार मार देता है, कभी खंबे पे जाके एक्सीडेंट कर लेता है, तो उस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो जानबूझ के काम एक्सीडेंट करवा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ इंश्योरेंस दिस सम एश्योर्ड इज पेड ओनली वेयर इंश्योर्ड सफ़र अ पर्टिकुलर लॉस। कह रहे कि इंश्योरेंस में क्या होता है, जब वो पर्सन एक पर्टिकुलर लॉस अक्कर करता है तभी उसे वो कंपनसेशन मिलता है। बट इन केस ऑफ एश्योरेंस द इंश्योरर इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन either at the death of the person or expiry of the policy whichever comes earlier। पर एश्योरेंस के केस में क्या है कि जो कंपनसेशन है वो पर्सन को मिलता ही मिलता है, चाहे वो पर्सन की डेथ हो जाए तब मिलेगा या पॉलिसी एक्सपायर होने पे मिलेगा। जो भी चीज़ इन दोनों से पहले होती है, सपोज कि मैंने 15 ईयर्स की पॉलिसी करवाई है, लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, अगर वो 15 ईयर्स पहले ख़त्म हो जाते हैं, अब मेरी पॉलिसी पहले मैच्योर हो जाती है तो मुझे उसकी पेमेंट मिल जाएगी, या मेरी डेथ उससे पहले हो जाती है तो भी मुझे उसकी पेमेंट मिल जाएगी। मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉलिसी एक्सपायर हो जाए, चाहे पर्सन की डेथ हो जाए, जो भी पहले होता है कंपनसेशन उस केस में मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो। और जो एश्योरेंस है ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में ही होती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितनी तरह की होती है? 4 तरह की इंश्योरेंस की बात की गई है। लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को इंश्योर करवा लेते हैं, लाइफ टाइम हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब फर्दर लाइफ इंश्योरेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सेकेंड इज अ एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। Generally, people take life insurance policy when they have a fear of dying too early। लोग नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस तभी करवाते हैं जब उन्हें डर होता है कि हाँ हम कहीं जल्दी मर ना जाएं या हमारे फैमिली के पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उस केस में लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। Sometimes people take life insurance policy to get financial support and economic independence during their old age। कई बार कुछ लोग इसलिए भी करवाते हैं ताकि उन्हें बुढ़ापे में जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। In life insurance the insured has to pay fixed amount of premium। इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है पर्सन को, और इन रिटर्न उन्हें कंपनसेशन मिलता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी यहाँ पे इंश्योरेंस में कंपनसेशन मिलता है, चाहे डेथ हो जाए पर्सन की तब, या जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाए, जो भी पहले होगा उस केस में उसे जो कंपनसेशन है वो मिल ही जाएगा। अब कंपनसेशन अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा, अगर पॉलिसी पहले मैच्योर हो जाती है तो उस केस में उस पर्सन को कंपनसेशन मिल जाएगा। अब हमने बात की है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 तरह की होती है,
whole life assurance policy and endowment life insurance policy. whole life assurance policy में क्या है? Under this policy the insured sum is paid only on the death of the insured. कि जितनी की भी हमने पॉलिसी करवाई है उसकी अमाउंट सिर्फ तभी पे होगी जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी. इफ इट मीन्स द पॉलिसी इज़ टू रन फॉर द होल लाइफ ऑफ insured. कि जितनी देर भी वो इंसान जी रहा है, जीवित है, उतनी देर तक उसकी पॉलिसी जो है वो चलती ही जाएगी. द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज पेड ऑन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. जो प्रीमियम है, जो उसका प्रीमियम है वो फिक्स पीरियड के लिए पे करना पड़ता है. वो हम पहले डिसाइड करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कि हमने 5 साल पे करना है, 10 साल पे करना है, 20 साल पे करना है, कि जितनी देर भी पे करना है वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं. इफ़ द प्रीमियम इज़ ऑल्सो पेड फॉर द होल लाइफ देन इट इज़ कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी. कुछ केसेस में प्रीमियम जो है फुल लाइफ भी हम पे करते रहते हैं कि जितनी देर तक हम जी रहे हैं हम पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे करते जाएंगे. उस तरह की पॉलिसी को होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाएगा. नेक्स्ट इज एडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर पे पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज और द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विच एवर कम्स अर्लियर. In case of death, the compensation is paid to the legal hirer. अब इस केस में क्या है कि एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी चीज़ पहले हो, अगर पर्सन की डेथ हो रही है तो कंपनसेशन मिल जाएगा, या अगर मैच्योरिटी पॉलिसी की पहले हो रही है तो मिल जाएगा. अगर दोनों चीज़ें नहीं हो रही है, हमने 70 ईयर्स तक या 75 ईयर्स तक इंश्योरेंस करवाई है, तो अगर 75 ईयर्स हमारी एज पहले आ रही है पर पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, ना ही पर्सन की डेथ हुई है, तो भी हमें पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, कंपनसेशन जो है वो मिल जाएगी. क्लियर है. अब सेकंड टाइप है फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन, मीन्स कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे प्रीमियम है, एग्रीज टू आइडेंटिफाई द अदर पार्टी फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच द लेटर में सफ़र ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी insured by fire during the specified period of time and up to a specific amount. अब इस केस में क्या है कि ये इंश्योरेंस जो है वो प्रॉपर्टी का होता है. फायर इंश्योरेंस जो है वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होती है. इस केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है जो मैक्सिमम मोस्टली जो है वो 1 ईयर का ही होता है, कि 1 साल में अगर हमारी प्रॉपर्टी को जो भी हमने इंश्योर्ड करवाई है उसे फायर से कोई नुकसान होता है, तो उस केस में जितने अमाउंट की हमने इंश्योरेंस कराई है वो अमाउंट हमें, या वो अमाउंट या जितने का हमें नुकसान हुआ है जो भी कम है वो हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो फायर इंश्योरेंस में क्या है, हमारी प्रॉपर्टी को फायर से इंश्योर करवाया गया. अब नेक्स्ट इज द काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. अब इसमें 3 तरह की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात की गई है. नंबर फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक पॉलिसी. स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या है? अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड the loss or damage by fire to the property insured up to the amount of sum specified against that particular policy in the property. Specific policy जो मेन पॉलिसी है, इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है वो जितनी भी हमने इंश्योर करवाई है, अगर उसमें किसी भी पार्ट को या पूरी प्रॉपर्टी को फायर से कोई भी नुकसान होता है, तो जितने अमाउंट का नुकसान हो रहा है या जितने की हमारी पॉलिसी है उतना हमें कंपनसेट मिल जाएगा. नेक्स्ट इज अ डबल इंश्योरेंस. डबल इंश्योरेंस क्या है? When more than one policy is taken to cover the same risk, then it is known as double insurance. जब एक ही प्रॉपर्टी का एक ही तरह की इंश्योरेंस 2 बार या ज़्यादा बार करवा लेते हैं तो उसे कहते हैं डबल इंश्योरेंस रिस्क. सो व्हेन मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क, कि अगर हम सेम रिस्क को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसी ले रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? डबल इंश्योरेंस पॉलिसी. If a person free to take any number of fire policies for the same property, but he cannot recover more than the loss amount or more than the value of insured property or more than the policy amount from all the insurer will be liable to pay only the proportion of this. जिस तरह कि हमने फर्स्ट यहाँ पे किया था मिटिगेशन ऑफ लॉस में, वही पॉइंट है इसमें. डबल इंश्योरेंस में चाहे हमने 2, 3, 4 इंश्योरेंस करवाई हुई है सेम चीज़ की, पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है कि हमें इक्वल जो है वो पूरा लॉस जो है वो पे करे, बिकॉज हमने 4 जगह अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो जितना भी हमारा लॉस है तो चारों कंपनी जो है इक्वली डिवाइड कर लेंगी और उन्हें उतना ही पे करना ज़रूरी है.
थर्ड इसकी टाइप है री इंश्योरेंस. अंडर दिस द इंश्योरर एंटर्स इनटू another contract of insurance with the another insurer for the whole or a part of risk covered by the first insurer. Sometimes the amount of risk covered is too high, and after entering into contract, the insurer may enter into another contract with the another called reinsure. It is the kind of sub insurance. अब इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, हमने एक बार इंश्योरेंस करवा ली, सपोज मैंने इस मोबाइल की एक बार इंश्योरेंस करवा ली है और सेकेंड टाइम पे मैंने इसके एक सॉफ्टवेयर की इंश्योरेंस करवा ली है, इसकी स्क्रीन की इंश्योरेंस करवा ली है. कई बार कहते हैं कि एक चीज़ की अमाउंट कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में हम दो से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लेते हैं, उसके कुछ पार्ट्स की इंश्योरेंस करवा लेते हैं. उसमें केस में क्या होता है, मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. एक्स हैज़ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वर्थ ₹10 लाख बिलोंगिंग टू ए. एक्स ने ए की प्रॉपर्टी को, जो कि ए से बिलोंग करती है, उसकी 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई है. He feels that risk involved is too high, कि रिस्क बहुत ज़्यादा है. Therefore he reinsure the contract with Y for ₹5 लाख. तो उसे 5 लाख की इंश्योरेंस Y से भी करवा लेता है ए पर्सन जो है. This is the contract of reinsurance. Here A is insured, X is insurer in first policy, and in second policy X will be called reinsurer and Y is reinsurer. तो इस केस में क्या है कि ए पर्सन जो है जिसने 10 लाख रुपए की अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस कराई थी और एक्स जो है उसका फर्स्ट इंश्योरेंस पर्सन है, इंश्योरर है, तो उसने वाई से दोबारा उस चीज़ की इंश्योरेंस करवाई है पर अमाउंट जो है वो कम रखी है, 5 लाख रुपीज़ रखी है. उस केस में ए इंश्योर्ड है, एक्स इंश्योरर है. और सेकेंड पॉलिसी के लिए एक्स जो है री इंश्योर्ड है, एक्स री इंश्योर्ड है, और जो वाई है वो री इंश्योरर है. So reinsurance क्या कॉन्ट्रैक्ट है? The insured under the original contract has nothing to do with the reinsurer at the time of loss. Original insured A will got full compensation from original insurer X only. Later X will be identified by the Y. इस केस में क्या होता है कि जो A जो मेन जिसकी हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है उसे तो एक्स से, जो फर्स्ट कंपनी से जिसने जहाँ से उसने इंश्योरेंस करवाई है वहाँ से उसे कंपनसेशन मिल जाएगा जितना भी उसका कंपनसेशन बनता है. पर फर्दर एक्स जो है अब उसे कहाँ से इंश्योरेंस मिलेगा, वो फर्दर वाई से जितनी अमाउंट उसकी बनती है वो वाई से कंपनसेशन लेगा. सो इस केस में क्या है, 3 पर्सन्स की बात की गई है. जो ए है उसने एक्स से इंश्योरेंस करवाई है फर्स्ट नंबर पे, पर उसे लगता है कि ये अमाउंट कुछ ज़्यादा है तो एक्स ने क्या किया, अब वो इंश्योरेंस दोबारा करवा ली वाई से. तो जब ए को कोई लॉस हुआ है, एक्स ने वो सारा अमाउंट जो है ए को पे कर दिया जितना भी उसका लॉस हुआ है. अब एक्स का जो लॉस है वो उसे वाई पे करेगा. क्लियर है. थर्ड वन इज़ अ मैरीन इंश्योरेंस. मैरीन क्या होता है, पानी, पानी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयरबाय एग्रीड अगेंस्ट द मैरीन लॉसेस. कि जितने मैरीन लॉसेस है उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस की जाती है उसे क्या कहते हैं, मैरीन इंश्योरेंस. मैरीन रिस्क आर दी पेरिल ऑफ सी. एग्जाम्पल स्टॉर्म्स, कोलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप एटसेट्रा. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जो समुद्री तूफान है या उसमें कोई कोलिजन हो रहा है या सीजर हो रही है या शिप कोई सिंक कर गया है समुद्र में, उस तरह की जो इंश्योरेंस है वो कवर अप की जाती है. अब इसकी टाइप्स क्या, टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस. नंबर फर्स्ट इज़ अ कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर. कार्गो इंश्योरेंस में एक ऐसी मैरीन इंश्योरेंस है जिसमें कार्गो को इंश्योर किया जाता है, उसमें जितना भी सामान रखा गया उसके जो गुड्स हैं उसकी इंश्योरेंस की जाती है. इवन उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है उससे जुड़े हुए लोग हैं जो उसके वर्कर्स हैं उनकी इंश्योरेंस की जाती है, और जो क्रू में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनकी इंश्योरेंस की जाती है. सेकेंड इज़ अ हल इंश्योरेंस. हल इंश्योरेंस में क्या होता है, अंडर दिस द होल शिप इज़ इंश्योर्ड. पूरी की पूरी शिप इंश्योर कर दी जाती है. इट कवर्स इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स, दैट इज़ फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एट्सेट्रा. ये पूरी की पूरी शिप, उसके सारे के सारे जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, सभी को ही इंश्योरेंस मिलती है.
और मोस्टली ये जो इस तरह की इंश्योरेंस जो है वो जो शिप का ऑनर है वो करवाते हैं. नंबर थर्ड इज़ अ फ्राइट इंश्योरेंस. Such insurance provide protection against the loss of freight. In many cases, the owner of the goods pay the freight only when goods. अब फ्राइट इंश्योरेंस क्या होती है? अब फ्राइट इंश्योरेंस में क्या है कि जब ऑनर को जो भी उसमें काम कर रहे हैं उन्हें फ्राइट का लॉस होता है, तो इस केस में फ्राइट के रिगार्डिंग जो है इंश्योरेंस करवाई जाती है. नंबर फोर्थ वन इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस फॉर द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली. कि जिस पर्सन की हमने इंश्योरेंस करवाई है उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग इंश्योरेंस की जाती है. अगर उसको कोई बीमारी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के बेयर करने पड़े, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप. इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, जो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का, डॉक्टर की सर्विसेज के खर्चे आते हैं. मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, जिसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, सडन डिज़ास्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है. थर्ड वन इज़ अ लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. इट कवर नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल. कई बार क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी बीमारी काफ़ी लंबे से समय तक चलती है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जो सालों साल चलती है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है. लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. मेडिकल सप्लीमेंट. इट फिल्स गैप ऑफ मेडिकल केयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी. एक डिसेबिलिटी इनकम होती है जिसमें अगर पर्सन डिसेबल हो जाए तो उस केस में उन्हें इंश्योर की तरफ से जो है वो पैसे मिलते जाते हैं, कंपनसेशन मिलता जाता है. नेक्स्ट है थर्ड टाइप इसकी सर्विस सेक्टर की. थर्ड टाइप है डेट इज़ अ पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज. पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती है? द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज. जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती हैं. नंबर सेकेंड, द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज और इंटरनेशनल लेवल. वही जो हमने पहले बात की कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है. Among with postal services nowadays, various financial services are also offered by the postal department. postal department की तरफ से कुछ financial services जो हैं वो भी start कर दी गई हैं, जैसा कि FDs वगैरह करवाना. पोस्ट ऑफिस have also started speed post services to compete with courier services. courier services से compete करने के लिए postal services ने speed post की सर्विस भी स्टार्ट कर दी हैं. पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन. टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की भी सर्विस स्टार्ट कर दी हुई है. एंड पोस्टल सर्विसेज हाईली रिलायबल. हाईली रिलायबल मतलब कि जो कस्टमर के लिए रिलायबल है, इजीली यूजेबल. पर इन पोस्टल सर्विसेज के ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इनकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो होती है, और इनका जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर के होते हैं. ब्यूरोक्रेटिक नेचर का मतलब कि ये जो प्राइवेट सर्विसेज को टक्कर नहीं दे पाते, इनकी सर्विसेज थोड़ी स्लो होती हैं. और ये जो डेस्क टू डेस्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका काम होता है कि ऑफिस में अपने पार्सल दे के जाओ. जो सेंडर है वो ऑफिस में अपने पार्सल दे के जाता है, और जो रिसीवर है वो ऑफिस से ही पार्सल लेके जाता है. ऐसा नहीं है कि इनके घर जो होम डिलीवरी है वो चीज़ नहीं होती. नेक्स्ट इज़ मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस. अब कौन कौन सी मेल सर्विसेज जो हैं वो पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाती हैं? डेट इज़ द यूपीसी. फर्स्ट वन है यूपीसी. अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट. दिस सर्विस इज नाउ रियरली यूज्ड वेयर एवर दिस सर्विस वाज फ्रिक्वेंटली यूज बिफोर कुरियर सर्विसेज. कह रही कि आजकल तो ये सर्विसेज नहीं यूज़ होती, बहुत कम यूज़ होती है, पर पहले जब कुरियर सर्विसेज नहीं थी तब ये सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी. इन द यूपीसी, the sender will deliver the parcel or letter with ordinary post and specified counter of post office at extra nominal cost say ₹1 for 3 envelopes and have proof of posted letters. क्या इसमें क्या होता था कि सेंडर जो है ये पार्सल को डिलीवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करता था, ताकि उसे श्योरिटी मिल जाए कि उसका जो पार्सल है या उसका जो लेटर है वो सही टाइम पे और सही पर्सन को मिलेगा. नेक्स्ट इज़ अ रजिस्टर्ड पोस्ट. सेंडर फिक्स मोर पोस्टल स्टैम्प और एनवेलप and delivers at the counter of post office and obtain receipt
then the postal authority will deliver that parcel or letter to addressee only, whereas the letter sent under UPC may reach addressee may not. क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, इसमें नाम लिखा जाता है कि किस पर्सन को ये लेटर या ये पार्सल मिलना चाहिए. उस केस में क्या है कि उसी पर्सन को मिलेगा, ये नहीं है कि उसके घर वालों को दे दिया जाएगा, किसी और उसके एड्रेस तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है. थर्ड इज़ अ पार्सल पोस्ट. इट इज़ अ सर्विस ऑफ postal department for sending parcel through the post across the country as well as outside the country. This is the most economical way of sending the parcels. अब इस सर्विस के थ्रू क्या है, जो पार्सल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे, इवन कंट्री, विद इन द कंट्री, इवन आउटसाइड द कंट्री जो है वो भेजे जाते हैं. और ये सबसे चीप इकोनॉमिकल वे है अपने पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना. नंबर फोर्थ इज़ अ स्पीड पोस्ट. इट इज़ अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल. कि जो भी मेल्स हैं, जो चिट्ठियाँ हैं, जो भी सामान हमने भेजना है, लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे जितनी फास्ट स्पीड से वो भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से, फास्टेस्ट स्पीड से जो है वो भेजा जाता है. In this, the post office provide time-bound delivery of mail, letter and other document. The charges of speed post is higher than the ordinary mail. तो इनकी जो charges हैं speed post के वो बाकी post office services से ज़्यादा होती हैं. Number 5 is the courier services. Courier services provided by private post office for providing desk-to-desk services. जो courier services हैं ये प्राइवेट जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा दी जाती हैं. ये ज़्यादा फास्ट होती हैं और ये घर जाके अपना जो पार्सल है वो डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट इज़ अदर सर्विसेज. अदर सर्विसेज में आगे कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की जाती हैं, ई बिल्स वगैरह देने की पोस्ट फैसिलिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल होती है पोस्ट ऑफिस में. क्लियर है? बाय दिस the chapter is end. Chapter 4 is also completed, and in your MST that will maybe started from next week or from the end of this week. The syllabus of MST is your chapter number 1 to chapter number 3, and the fourth chapter will be taken in the second MST. So you have to prepare for your MSTs as well, and make sure you should join your Zoom meeting, which we are going to take on tomorrow. So have fun.